जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट है मेरे भाई। 2 से 3 दिन बचे हुए और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आऊं मॉडल पेपर 4, जिसमें हम जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के ठीक वैसा ही पेपर देखेंगे जैसा आपको 3 अगस्त के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा सेशन अटेंड करें, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दे कि आपका पेपर किस डेट में है और कहां पर है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है मेरे भाई, वो आप यहां पर टिक करेंगे जूल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाकी आपको न्यूटन का पता ही है, बल है ना, ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे आप लोग, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अशोक से रिलेटेड कलिंग युद्ध ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन आता है। 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले इनके जो शिलालेखों को पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे टिक करना है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताएंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभी तक जितने भी दोस्तों ग्रुप डी के पेपर हुए हैं दोस्तों, 3-4 साल के लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, सभी बताएंगे। तो ये की थी मोस्ले ने तैयार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट कोयाबो ये नहीं है भाई, माउंट थुलियर ये भी नहीं है, माउंट डियावोले ये भी नहीं है, तो आंसर आएगा सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताएं, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है दोस्तों, बताएंगे आप। पौधों में जो लचीलापन होता है मेरे भाई, वो किस टिश्यू की वजह से होता है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पेरेन्काइमा नहीं होगा, ना ही स्क्लेरेन्काइमा होगा, ना ही जाइलम होगा। यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो जाइलम दोस्तों किसके लिए इंपोर्टेंट है, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, जाइलम किसके लिए इंपोर्टेंट है, जल के परिवहन के लिए। और फ्लोएम किसके लिए इंपोर्टेंट है, भोजन के परिवहन के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो गणित की क्लास आप लोग अटेंड कर लेना 7 बजे, अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड करी है दोस्तों। अगर गणित में से 25 करना चाहते हो तो वो क्लास अटेंड कर लेना, उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है आप लोगों के लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर है, बताएंगे आप लोग। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना है, एग्जाम में पूछेगा फिर मुझे मत बोलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर और हैमू के बीच में दोस्तों पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और कब हुआ था वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, 1556 में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहाँ पर विजय कौन हुआ था, अकबर विजय हुआ था, अकबर की सेना। ठीक है, मैं राइट करूंगा उसका मतलब ये है कि वो विजय हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इनके बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है दोस्तों। ये वही पहला युद्ध है जिसमें युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था इब्राहिम लोदी दोस्तों। ठीक है, ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। यहीं से दोस्तों मुगल वंश की नींव डली थी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको बाबर टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं, बहुत तगड़े युद्ध हैं। एक युद्ध में तो हुमायूं को वहां से भागना पड़ गया था मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, पहला युद्ध है चौसा युद्ध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करेंगे, आपको एग्जाम में पूछेगा चौसा युद्ध। अब ये चौसा युद्ध हुआ कब था, तो यहीं पे 1539 टिक करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों विजय किसकी हुई थी, देखो पहले वाले इसमें भी टिक तो बाबर जीता था, और इसमें जो विजय हुई थी दोस्तों, दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी जीता था, भारी पड़ा था हुमायूं के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और युद्ध होता है दोस्तों, इस युद्ध में तो उसको भागना पड़ गया था हुमायूं को। तो उस युद्ध का नाम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, कन्नौज युद्ध कह लो या फिर उसको बिलग्राम युद्ध कह लो। मैंने यहाँ पर कन्नौज युद्ध लिख दिया, आप बिलग्राम युद्ध आए तो भी ध्यान रखना वही युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे दोस्तों क्या आएगा इसमें भी, ये कब हुआ था, 1540 के समथिंग हुआ था दोस्तों। ठीक है,
1540 में हुआ था। अब मैं बात करूं मराठा और अहमद शाह अब्दोली, तो यहाँ पर दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब देखो पानीपत के तीनों युद्ध आपके सामने हैं, ठीक है। कौन जीता, कब हुआ, वो सब मैंने आपको बता दिया। ये होता 1761 में। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1761 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको सही से लिख दूं कि अगर आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा तो चलो मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो इस युद्ध में दोस्तों कौन जीता था दोस्तों, मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दोली जीत गया था दोस्तों इसमें, ठीक है। तो देख पा रहे हो दोस्तों पानीपत के तीनों युद्ध हैं, यहीं पर रिवीजन कर लो दोस्तों। अगर एक नंबर यहाँ से आपका पक्का है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो यहाँ से एक नंबर पक्का है। आपको पूछा पानीपत का पहला युद्ध, अब आप बता पाओगे इजीली कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अब ये शानदार गणित का सवाल है, उड़ाइए एक झटके में। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बता दो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज बता दो। बताइए दोस्तों, यानी कि 3 का मल्टीपल होने वाला है ना। 3 का मल्टीपल होगा तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे, 3 के मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। 2000 रुपए की राशि है, ठीक है। अब 5% की दर से 5% की दर से जो 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, 15% होगा। तो आपको सिर्फ 15% निकाल देना है, आपको सिर्फ 15% निकाल लेना है। तो आप गुरुजी सिंप्लीफाई करके ये कहोगे कि 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो और 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये आ चुका है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ए वाला ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। शानदार क्वेश्चन है। 20 किग्रा और 30 किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिला जाए ताकि जो मिश्रण है वो 24 किलो का हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये हमें किस ओर इशारा कर रहा है, आप कहोगे गुरु मिक्सर और एलिगेशन, उसकी ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ है 20 और एक तरफ है 30, ठीक है। इनका मिश्रण है कितने का, 24 का। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखोगे 4 आ रहा है और यहाँ पर देखोगे 6 आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2 की टेबल से 3 बार और 2 की टेबल से 2 बार, तो 3 और 2 का अनुपात बन रहा है। क्या बन रहा है, 3 और 2 का, यानी बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है। जड़ में बिल्कुल भी नहीं, तने में भी नहीं होती है, फूल में भी नहीं होती है, ये पत्ती में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर होती है, पत्ती में। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। डीएनए का पूर्ण रूप क्या बताइए। राइबो न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल भी नहीं, डीऑक्सी न्यूट्रिल एसिड ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑक्सा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। मेरे रेगुलर स्टूडेंट फटाफट से लाइक कर लेंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में देके जाऊंगा, प्लीज मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपू लेक, लिपू लेक दर्रे के बारे में आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, देखते हैं आपकी जीके में क्या दम है, कितनी तैयारी चल रही है, देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नाथुला दर्रे की बात करें हम तो यह आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए दोस्तों। देखो बांध से रिलेटेड एक बांध और पूछा जाता है, तो मैं वो बांध लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछेगा। नर्मदा नदी पर एक बांध पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ, उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है। यहाँ पर लिखो सरदार सरोवर बांध, बस आप लोग ध्यान से सुन भी लोगे तो भी काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो ये बांध आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी पर निर्मित है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध ध्यान रख लो, ये सतलुज रिवर पे है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सतलुज रिवर, सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नांगल डैम याद रखोगे, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध, नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध आप याद रखोगे, ठीक है। तो आपसे पूछा टिहरी बांध दोस्तों, ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ये दो बांध और लिख के वो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, एग्जाम में पूछता है वहां से। ये सवाल बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव भारत के किस राज्य से हुआ है। अब ध्यान रखोगे, तमिलनाडु की बात करेंगे तो भरतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम,
इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। असम में क्षत्रिय नृत्य आपसे पूछेगा दोस्तों, 100% पूछेगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? शंकरदेव ने की, आप सभी को पता ही हुआ, ठीक है। हाँ, असम में दोस्तों कामाख्या का मंदिर है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में आप याद रखो मेरे भाई, क्या होगी? कुचिपुड़ी। इसका तो आंसर ही पूछा क्वेश्चन है, इसका तो आप आंसर ही टिक करेंगे, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखो, एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है दोस्तों, ध्यान रखें, कथक। कथक एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, शानदार ये भी प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये जो बिहू है ये किस राज्य का फेमस है दोस्तों, बताइए। बताएंगे दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर दीजिएगा। शिग्मो उत्सव कहाँ का फेमस है? शिग्मो उत्सव, शिग्मो उत्सव, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। शिग्मो उत्सव कहाँ का फेमस है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बिहू दोस्तों असम का, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। ये आ गया अगला प्रश्न, ये बताइए, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? अब ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना आप लोगों को। तो पहले तो आप दोस्तों यहाँ पे आंसर टिक करेंगे बिहार में। अब बिहार में और चित्रकलाएं कौन कौन सी ध्यान रखनी है? मधुबन तो आपको याद रखनी है, एक याद रखोगे अरिपन, अरिपन, और दूसरी याद रखोगे गोदन, गोदन, और मैथिली, ठीक है। मधुबन, अरिपन और गोदन, ये आपको ध्यान रखनी है, कहाँ की फेमस है? बिहार की है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों मैं आपको ओडिशा की लिख रहा हूँ, ओडिशा की ध्यान रखनी है, पटचित्र सौरा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। पटचित्र और सौरा याद रखनी है, पटचित्र, पटचित्र और सौरा, ये चित्रकलाएं कहाँ की हैं? की ओडिशा की है, सौरा, ठीक है, पटचित्र और सौरा। और यहीं पर एक चित्रकला और लिखोगे, इंपोर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, गुजरात, गुजरात की चित्रकलाएं पूछी जाती हैं, अथिया और पिथौरा। क्या लिखोगे? अथिया और पिथौरा, अथिया चित्रकला, अथिया और पिथौरा चित्रकला, और पिथौरा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जरूर पूछूंगा, प्लीज मुझे बताइए, ये चित्रकलाएं आपको कहाँ की फेमस देखनी है? गुजरात की देखने को मिलेगी। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग पेन से, ये देखो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, चिकनकारी चित्रकला कहाँ की फेमस है? ये तो सभी लोग बता ही देंगे, चिकनकारी चित्रकला ये कहाँ की फेमस है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। फिलहाल बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। चलिए एक सवाल आया है, शानदार सवाल है, सोल्व करके बताइएगा। आपको दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जब भी कुछ समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं गुरुजी? डिफरेंस लेते हैं। चलो ले लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पर +9 दिख रहा है, बीच में से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर कितना दिख रहा है? +12 दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है? +15 का गैप दिख रहा है। अगला नंबर क्या आएगा? 3 प्लस हो रहा है, 18 नंबर जोड़ लो, 8 15 1 5 आएगा, 1 5 है तो एक ही ऑप्शन है, खत्म कहानी। अगला नंबर क्या आएगा? 15 में 3 जोड़ोगे 18 तो आएगा, 18 में 47 और 18 जोड़ लो, 47 और 18 जोड़ लो, 8 7 15 5 कैरी 1 4 और 2 6, 65 ऑप्शन में भी है। भले यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 6 का अंतर आ रहा है ना। और यहाँ पर भी देखो वो +3 का अंतर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो +3, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है। तो हमने बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डोलू कुनीता कहाँ का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता कहाँ का लोक नृत्य? एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो ये कहाँ का फेमस है दोस्तों? एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखना, कर्नाटका का, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, मटकी लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? मटकी लोक नृत्य, मटकी नृत्य कहाँ का फेमस है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बताइए। चलिए आप मुझे साथ में ये भी बता दीजिए, आप कहाँ कहाँ से, किस किस स्टेट से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से चैनल से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे अपने स्टेट का नाम। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, याद रखेंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? चलिए आप ध्यान रखेंगे, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, स्किप मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में यहां से छपेगा क्वेश्चन। तो सारनाथ यूपी की बात कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है वो तो अपन आंसर टिक कर देंगे, लेकिन अपन कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सारनाथ यूपी में क्या होता? प्रथम उपदेश, यहां पर लिखोगे प्रथम उपदेश। और उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया मेरे भाई? बताइए, ये सारनाथ यूपी में, ठीक है। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन आपको याद रख लेना है,
ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन याद रख लेना है। कुशीनगर यूपी में क्या हुआ था मेरे भाई बताइए, उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी दोस्तों। क्या हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे कुशीनगर यूपी। ठीक है, कुशीनगर, एक स्थान को छोड़ के बाकी ये सारे बिहार में ही हैं दोस्तों। ठीक है, लुम्बिनी खाली नेपाल में पड़ता है, बाकी सब बिहार में है। अब कुशीनगर यूपी में तो इस बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया? मोक्ष को जो उनकी प्राप्ति हुई थी, महाभिनिष्क्रमण लिखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। इनको स्किप नहीं करना, यही तो मेन कारण है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर ये फैक्ट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, फिर आप सोचो, फिर आप बोलोगे मुझे पढ़ा ही नहीं, इसीलिए ध्यान से सुन लो। प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन, मोक्ष प्राप्ति हुई थी, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब एक और रह गया दोस्तों, वो है दोस्तों उरुवेला। उरुवेला बोध गया बिहार, उरुवेला बोध गया, देखो उरुवेला भी दे सकता है, तो उनको वहां पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सी वाला ऑप्शन टिक कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, उनका लुम्बिनी कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में उनको जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी है, हाँ मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है, मिस्टेक करी है, इसको सही करना पड़ेगा। इसको हटाइए, यहाँ पर ये महानिष्क्रमण मैंने मिस्टेक कर दी है भाई, एक मिनट। यहाँ पर लिखेंगे, हाँ दोस्तों, जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? ठीक है, तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण टिक करना है। ठीक है, विनिष्क्रमण ग्रह त्याग घटना थी, वो भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये आपको टिक करना है। ठीक है, छोटा सा करेक्शन था, कर लिया होगा, मैं आप पूरी उम्मीद करूंगा। अब यहाँ पे जन्म तो आप छोड़ो, जन्म तो आप कर लोगे, लेकिन ये तो ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया? यहाँ से मुझे देखना है। ठीक है, तो मुझे इसको रफ कर देना है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनोगे, अब ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। अब देखो, देखो दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो उनको ग्रह त्याग घटना थी, ग्रह त्याग, देखो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, तो ग्रह त्याग घटना दोस्तों 29 वर्ष की आयु में की थी, 29 वर्ष की आयु में की थी उन्होंने ग्रह त्याग घटना। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण, ये चीज याद कर लो, महाभिनिष्क्रमण। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया है, कोई स्किप नहीं किया होगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उर्मिला बौद्ध गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बताइए दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी ने कर दिया होगा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा भाई, जीके पढ़िए तो ये तो कर ही दिया होगा, होमवर्क क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का अधिकार आप ध्यान रखोगे, वो 21 का ए, अगर आर्टिकल 21 होता तो जीवन का अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, लेकिन आपको शिक्षा का अधिकार पूछा है दोस्तों, तो 21 का ए। ठीक है, 86वां संशोधन याद है ना आपको? आर्टिकल 32 ये वही है ना जिसको संविधान की आत्मा कहा गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा। इसी के तहत दोस्तों हमारे जो भी मौलिक अधिकार है उनका कोई हनन करता है, तो इसी के तहत दोस्तों हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी रक्षा करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समानता के कानून देखने को मिलेंगे, समानता, राइट टू इक्वलिटी, समानता, समानता अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 18 के उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, अंत, ये आप जानेंगे। और आर्टिकल 17 इसका सही जवाब है। ठीक है, आर्टिकल 19 बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? बताइए दोस्तों, तो याद रखेंगे राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार दोस्तों, पहली सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, बगदीद कुछ गांव ऐसा प्रकार का था, इस प्रकार का। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो पढ़ते ही आपको आंसर निकालना, कोई डायग्राम नहीं बनेंगे, सिर्फ समझदारी से इसका आंसर निकालेंगे अपन। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब राम खुद बेटे की पत्नी है, उस महिला का राम से क्या संबंध है? भाई पत्नी लगेगी, इजी क्वेश्चन है। वो मेरे बेटे, वह मेरी माँ के बेटे, मेरी माँ के बेटे, इकलौते बेटे का मतलब वो खुद है, राम खुद है, राम की इकलौते बेटे की राम की पत्नी है, तो उस महिला का राम से क्या संबंध है? तो राम की क्या लगेगी? वो पत्नी लगेगी, है ना। 29वां प्रश्न बताइए, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से 20वां है, तो कितने छात्र हैं? मतलब अब जब दोस्तों टॉप और बॉटम का पूछे या फिर लेफ्ट और राइट का पूछे, एक ही कंसेप्ट रहेगा। टोटल वैल्यू कैसे निकलती है? लेफ्ट प्लस राइट -1 ऐसे करके निकलता है। तो टोटल निकालना अपन को, इन दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 15 जोड़ लो, 35 माइनस 1 33, 35 माइनस 1 34, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना क्वेश्चन को। आप दोस्तों ये चीज मेंटली ही कर सकते थे, ओरल ही कर सकते थे। क्वेश्चन 30 बताइए, कलम का संबंध है लिखना, तो चाकू का संबंध क्या होगा? उसी प्रकार से
अगर जिस प्रकार से कलम का काम होता लिखने का, तो चाकू का काम क्या होता काटने का। सब्जी टिक मत कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी, दोस्तों यहाँ पर तो कुछ शायद डाटा मिसिंग हो गया, इसका डाटा मिसिंग हो गया, इसका डाटा मिसिंग हो गया। यहाँ पर एक डाटा मिस है यहाँ पे। चलो भाई स्किप करना पड़ेगा भाई, एक डाटा मिस है, फिर आंसर ही गलत आएगा, फिर कुछ और लेंगे अपन तो। यहाँ पर एक डाटा मिसिंग है दोस्तों कुछ, हाँ यहाँ पर एक डाटा मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन तो भी होमवर्क में दूंगा। आप मुझे बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इसका फॉर्मूला तो मुझे एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, शंकु है ना। ठीक है दोस्तों, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, अब ये चुनाव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 33, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। कुल वोट कितने, 7500 कुल वोट है। इन वोटों में से 20% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो आप ये कहोगे टोटल वोट कितने 7500, और टोटल 100% वैल्यू होती है। अगर उसमें से 20% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने वैलिड 80। अब वो कह रहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का, अब ये वैध हो गए, अब इन्हीं वैध मतों का 55% मत मिले, और तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अब आप दिमाग लगाइए, अगर 55% किसी एक उम्मीदवार को मिले और हमसे दूसरे उम्मीदवार की बात पूछी है, तो 100% वैल्यू होती है। अगर 55 एक को मिल रहे तो दूसरे को 45% मिलेंगे। इसी का अपन को मान निकालना है, सॉल्व कर लेना। आंसर 9 का मल्टीपल है, चेक कर लो, 7 और 2 9, 9 2 11 3। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, ऑप्शन ए लग रहा है मुझे तो, ए लग रहा है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हालांकि आप ओरल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और ट्राई कर लो, ठीक है। 25 की टेबल से 3 बार, 25 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से 20 बार, ठीक है। तो ऑप्शन यही है, 9 का मल्टीपल आप चेक करो, 45 दूनी 90 यानी 900, और 900 गुणा 3 करना है, आंसर आ चुका है। 900 गुणा 3 आपको पता है ना 2700 होगा, 2 जीरो को छुपा लो, 9 27, 2 जीरो को बुला लो 2700। तो आप चाहते तो इसको ओरल भी लगा सकते थे। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था भाई, यही तो चीज मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूं कि ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे आप कम समय में उड़ा सकते हो। एक तरफ आपको भौतिक राशि दे रखी है और एक तरफ उनके ऐसा ही मात्रक दे रखे हैं। चलो मिलाइए और बताइए आंसर क्या होगा। तो बल का क्या होता है, बल का न्यूटन है, आप लोगों को पता ही है। और कार का क्या होगा, कार का जूल होगा, आप लोगों को पता ही है। शक्ति का वॉट होगा, और दाब का पास्कल होगा। यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा 2 से, 2 से फर्स्ट में 2 इन दो ऑप्शन में हरा है। उसके बाद दूसरे का क्या, 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 के बाद इसमें भी 1 आ रहा है। उसके बाद 3 का देखो, 3 का 4 आना चाहिए, इसमें 3 आ रहा है, तो ये गलत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को कम समय में उड़ा देना है, ठीक है। देखो गणित के लिए दोस्तों मैंने क्या कहा, गणित को आपके लिए और भी आसान बनाया। आप 7 बजे वाली क्लास तो लीजिए, जो कहते हैं ना मुझसे गणित के सवाल नहीं बनते, एक बार वो क्लास लीजिएगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन की धज्जा उड़ा दोगे देखते ही। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है? तो यक्षगान आपको मेरे भाई कर्नाटक का देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ध्यान से सुनना, गलती मत करना। पहले आंसर टिक करोगे 23 जोड़ी, अगर कुल पूछेगा तो आपको 46 करना है, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा कितने जोड़ी पूछी है, तो 23 जोड़ी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है मेरे भाई, प्रोटॉन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। बताएंगे आप लोग? अगर राइबोसोम टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, देखो पेपर यहीं से आना है दोस्तों, फिक्स है। तो आप लोग रिवीजन डेली करो, इसी के अकॉर्डिंग आपको डेली क्लास इसी टाइम पर अटेंड करना 8 बजे। तो कवकों का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है मेरे भाई, केमिकल नेम क्या है दोस्तों बताइए? केमिकल क्या है, कैल्सीफेरॉल, यहाँ पे लिखोगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, कैल्सीफेरॉल। और यहीं पर ये जो विटामिन सी, इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर लिखना चाहो तो लिख लो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या लिखोगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको लिख लेनी है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है,
आप मुझे ये बताइए कि एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिएगा। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लास का एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी कि खर्चा ना बढ़े? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? 1/5 होती है। तो आप ये कहोगे ये वैल्यू 5 से 1 की कमी हो रही है, यानी 4 आ रही है। अब वो कह रहा है कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने की कमी करोगे वापस आने के लिए? 1 की कमी करोगे, किसके ऊपर? 4 के ऊपर, 5 के ऊपर नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, 4 के ऊपर करना है और ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना है। प्रतिशत में आप वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, 25% आएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 25% सभी का आया होगा तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करो। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके शेयर कर दें एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जहां तक आप पहुंचा सकते हैं हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि उनकी भी मदद हो मेरे भाई। कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। 1 घंटे पहले मैथ की क्लास जरूर अटेंड कर लेना, एग्जाम में 25 में से 25 स्कोर कराओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।